दोस्तों, भले ही देर से सही, लेकिन आखिरकार भारत सरकार ने भी ईरान की स्थिति पर अपनी रणनीतियों को धीरे धीरे उजागर करना शुरू कर दिया है। स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस निर्णायक समय में भारत भी मैदान में उतर आया है। भारत ने जिन देशों से संपर्क किया है, वे भी आने वाले कई सालों तक भारत को याद रखेंगे। ईरान के संबंध में कई अहम अपडेट आ रहे हैं। ये आपको मेनस्ट्रीम न्यूज चैनलों पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पहली खबर जो आ रही है वह यह है कि भारतीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है। इजरायल ईरान की स्थिति पर सतर्क रहने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को बताया है कि इस युद्ध के कारण भारत में भी हिंसा भड़कने की संभावना है। इसलिए ऐसी स्थितियों में ईरान के समर्थन में खुलेआम बोलने वाले धार्मिक नेताओं जो लोगों को भड़काने या हिंसा भड़काने वाले भाषण दे रहे हैं, उनकी तुरंत पहचान करके उन पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि भारत में किसी भी तरह की हिंसा न फैले या सड़कों पर दंगे न हों, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। भारत के कई राज्यों में अमेरिका और इसराइल के वाणिज्य दूतावास और राजनयिक कार्यालय हैं। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने राज्य सरकारों को उनकी सुरक्षा को और मजबूत करने का सुझाव दिया है। इसी समय पाकिस्तान में कुछ लोग सड़कों पर आकर ईरान के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते हुए इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास और अन्य राजनयिक कार्यालयों पर हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। भारत में लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है, तो सरकार उस अधिकार को पूरी तरह से रोक नहीं रही है। हालांकि इन विरोध प्रदर्शनों का कोई दुरुपयोग करके हिंसा की स्थिति पैदा न करे, इस उद्देश्य से एहतियाती कदम उठा रही है। विरोध प्रदर्शन हिंसक न हो और राजनयिक कार्यालय और सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रहे, इसके लिए सुरक्षा उपाय कड़े करना सरकार अपनी जिम्मेदारी मानती है। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की अनुमति देते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाना एक संतुलित दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच एक और अहम जानकारी भी सामने आई है। कल देर रात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोन पर बात की। इस बातचीत में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की गई, ऐसी जानकारी है। इसके बाद उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से भी फोन पर बात की और मौजूदा हालात पर विचार साझा किए। हालांकि इन दोनों बातचीत के बाद जारी आधिकारिक बयान में भारत ने यूएई पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है। उस हमले में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए इस कठिन समय में भारत यूएई को अपना पूरा समर्थन देगा, यह बताया गया। कुल मिलाकर ताजा घटनाक्रम के मद्देनजर भारत अपनी विदेश नीति में रणनीतिक और स्पष्ट रुख अपना रहा है। इन कदमों के जरिए यह संकेत मिलता है। हालांकि भारत ने अपने आधिकारिक बयान में ईरान का नाम नहीं लिया है, लेकिन यूएई सरकार ने कहा है कि ईरानी हमलों के खिलाफ भारत ने उन्हें अपना समर्थन व्यक्त किया है। दूसरी ओर इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ जारी बयान में भारत ने बहुत ही नपी तुली राजनयिक भाषा का इस्तेमाल किया है। यूएई को जितना खुला समर्थन दिया गया है, वर्तमान में भारत ने इजराइल को उतना घोषित नहीं किया है। हालांकि ऐसे कठिन समय में मोदी और नेतन्याहू के बीच सीधी फोन बातचीत होना यह दर्शाता है कि इजराइल इस ऑपरेशन में भारत से भी सलाह कर रहा है। यह समझा जा सकता है। ईरान ने मध्य पूर्व के 10 से 12 अरब देशों पर मिसाइल हमले किए, लेकिन भारत का सबसे पहले यूएई को फोन करना और पूर्ण समर्थन की घोषणा करना यह दर्शाता है कि अरब देशों में यूएई भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यह सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वह इसलिए क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो हमले किए हैं और अयातुल्ला खामेनेई की जो मौत हुई है, उस पर भारत सरकार अभी भी चुप बैठी है। उस पर भारत सरकार या भारतीय विदेश मंत्रालय ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बैठक भी बुलाई थी और इसके संयुक्त बयान में भी भारत ने ईरान, इजराइल या अमेरिका किसी को भी समर्थन नहीं दिया। भारत के प्रवासी जो मध्य पूर्व के अलग अलग देशों में रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात दोहराई और कहा कि जल्द ही बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर आना ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर भारत सरकार का झुकाव थोड़ा इजराइल की तरफ दिख रहा है। ईरान के मुद्दे पर भारत सरकार की जो चुप्पी है, इसे इजराइल और अमेरिका के लिए भारत के मौन समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उसी समय ईरान पर हमले के बाद भारतीय कांग्रेस पार्टी ने एक बयान जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बोलते हुए कहा कि वे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं।
बिना किसी युद्ध की घोषणा के ये हमले करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और उन्होंने खामेनेई के परिवार और दुनिया भर के शिया समुदाय के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की। किसी भी देश की संप्रभुता को जबरन नुकसान पहुंचाना संयुक्त राष्ट्र के नियमों के खिलाफ है, ऐसा कहा। कांग्रेस पार्टी द्वारा ईरान के समर्थन में दिए गए इस भावुक बयान पर राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है। चीन, रूस या पाकिस्तान जैसे देशों ने भी जैसी प्रतिक्रिया नहीं दी वैसी कांग्रेस ने दी है, ऐसी राय व्यक्त की जा रही है। इस पर ईरानी दूतावास ने भी खुशी जताते हुए उस बयान को रीट्वीट किया। लेकिन इसी दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने क्यों स्पष्ट रुख नहीं लिया, ऐसे सवाल भी आ रहे हैं। एक तरफ विदेशी मुद्दों पर भावुक होकर प्रतिक्रिया देना और दूसरी तरफ पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर चुप रहना सही संतुलन नहीं है, ऐसा आलोचक कह रहे हैं। इसके अलावा अली खामेनेई ने अतीत में कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना करते हुए कश्मीर में भारत के व्यवहार की तुलना गाजा में इजरायल की कार्रवाइयों से की थी। यह बात भी याद दिलाई जा रही है। इस पृष्ठभूमि में धार्मिक पहलू को किनारे रखकर देश के हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की व्यापक जांच करने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। हालांकि कई लोगों को लग सकता है कि ईरान ने हमें चाबहार बंदरगाह तक पहुंच दी है, इसलिए वह भारत का एक मित्र देश है। लेकिन पिछले घटनाक्रमों को देखें तो ईरान का रुख कभी भी पूरी तरह से भारत के पक्ष में नहीं रहा, ऐसा कुछ विश्लेषक याद दिला रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान ईरान ने पाकिस्तान को हथियारों की मदद दी थी, ऐसा ऐतिहासिक रूप से कहा जाता है। इसी तरह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, सीए लागू करने जैसे मौकों पर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने मोदी सरकार की आलोचनाएं की थीं। भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे आरोप भी उन्होंने लगाए थे। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि भारत में मुसलमानों पर हिंसा हो रही है। तो इस पृष्ठभूमि को दिखाते हुए अगर भारत में मुसलमानों की स्थिति इतनी खतरे में होती तो क्या अब हजारों लोग खुलेआम सड़कों पर आकर खामेनेई की मौत पर विरोध प्रदर्शन कर पाते? यह सवाल कुछ विश्लेषक उठा रहे हैं। इसी तरह कुछ विश्लेषकों की राय के अनुसार हालांकि अली खामेनेई ने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर टिप्पणियां की, लेकिन चीन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर खुलेआम बात नहीं की, ऐसा वे आलोचना कर रहे हैं। चीन में उइगर मुसलमानों पर नियंत्रण, मस्जिदों को गिराने जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चाएं होने के बावजूद ईरान की ओर से कोई स्पष्ट आलोचना नहीं दिखी, ऐसा उनका कहना है। वहीं दूसरी ओर भारत में अल्पसंख्यकों को संवैधानिक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। साथ ही ईरान अक्सर भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आलोचना करने की कोशिश करता है, ऐसी आलोचनाएं भी हैं। इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले देश के हितों की दृष्टि से सही हैं या नहीं, इस मुद्दे पर बहस चल रही है। कुल मिलाकर विदेश नीति में भावनाओं से ज्यादा राष्ट्रीय हित, आपसी सम्मान और आंतरिक मामलों में दखल न देने के सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, ऐसा कई लोग मानते हैं। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में हर दिन ऐसे बदलाव बहुत आ रहे हैं। भारत वैश्विक स्तर पर पीछे न रहे, इसके लिए मोदी सरकार कोशिश कर रही है। भारतीय विदेश नीति, रक्षा और वैश्विक मामलों के बारे में सही विश्लेषण प्रदान करना ही हमारे चैनल का मुख्य लक्ष्य है, लेकिन इसके लिए आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।